अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। एक क्वेश्चन आपके आरआरबी में पूछा है। क्या पूछा बाबू? कि रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस के रुद्धोष्म के दौरान उसका तापमान तापमान, रुद्धोष्म दाब के कारण गैस का तापमान क्या होगा? प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है कि रुद्धोष्म बेटा रुद्धोष्म दबाव के कारण गैस का तापमान ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी का ही है, आरआरबी एनटीपीसी। तो सीधा सा फंडा तो ये आपके समझ में आ रहा होगा कि भाई दाब देने पर टेम्परेचर बढ़ता है। अब बहुत इजी गोइंग मैं समझाता हूँ, बच्चे नहीं समझते हैं कि दाब का टेम्परेचर से क्या संबंध है। सीधा आप देखिए, अपने सिर पर 2 बोरी सीमेंट की आप रख लीजिए, वो इतना हमको आपको दबाएगी कि भीषण जाड़े में भी हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो जो है शरीर से पसीना चलने लगता है। आप बेटा क्षमता है 2 ईंटा की, आप अपने सिर पर अभी 10 ईंट रख लीजिए, ईंटा इतना प्रेशर देगा, इतना हमको दबाता है कि हमारा पैर आगे नहीं बढ़ता है। क्षमता से जब अधिक लोड हम लोग सिर पर रख लेते हैं तो वो भी हमारे बॉडी को इतना कंप्रेस करता है, इतना दबाता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर अपने आप राइज होने लगता है और हमें पसीना चलने लगता है। वैसे किसी भी पदार्थ को, गैस को भी आप दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो ऑलरेडी जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे ही दबाने से गैसों का भी टेम्परेचर राइज करता है। तो इस क्वेश्चन का सीधे जवाब हो गया कि टेम्परेचर बढ़ जाए। क्या हो जाएगा? अब बात आती है रुद्धोष्म दबाव की, एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसे हम लोग बेटा एडियाबैटिक कहेंगे या रुद्धोष्म कहेंगे। रुद्धोष्म प्रोसेस होता है बेटा, या रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, जिसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है बेटा? कि वह निकाय या वह सिस्टम जिसमें न तो बाहर से ऊष्मा ऊर्जा अंदर जा सके और ना ही अंदर की ऊष्मा ऊर्जा बाहर जा सके, ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को एडियाबैटिक अथवा रुद्धोष्म प्रक्रम का। वह बेटा निकाय जिसकी ऊष्मा ऊर्जा न तो बाहर जा सके और ना ही बाहर से ऊष्मा अंदर आ सके। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा अंदर आ सके। तो ऐसे निकाय को हम लोग एडियाबैटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। जैसे
जैसे आप कहेंगे बेटा, जैसे आपका इंजन सिलेंडर, जैसे आपका इंजन, मोटरसाइकिल का इंजन, कार का इंजन, ये सब जितने ट्रक के, बस के, जितने भी माने हमारे डीजल और पेट्रोल इंजन हैं, इनमें जो है ये प्रोसेस होता है, हाँ, रुद्धोष। तो हमारे जितने भी इंजन हैं इनमें होता है, इंजनों में रुद्धोष प्रक्रम होता है बेटा। और दूसरा जो है जब हमारा टायर ब्रस्ट होता है, टायर के दगने पर निकली वायु ठंडी प्रतीत होती है। ये भी जो है रुद्धोष प्रक्रम का एग्जाम्पल है। बहुत पूछता है कि टायर जब हमारा दगता है बेटा, तो उस टायर से निकली हुई वायु ठंडी क्यों होती है, हमें ठंडी क्यों प्रतीत होती है? तो रुद्धोष प्रक्रम, अब उसको समझ लीजिए कैसे रुद्धोष प्रक्रम है। तो जब बेटा रुद्धोष प्रक्रम उसी को कहते हैं कि न तो अंदर की ऊष्मा बाहर जा सके और ना ही बाहर की ऊष्मा, वातावरण की ऊष्मा अंदर ना आ सके, ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक या रुद्धोष प्रक्रम कहते हैं। तो जब हमारा टायर बेटा साइकिल का, मोटरसाइकिल का, बस का, ट्रक का दगता है, तो क्या होता है, ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है, ऑल ऑफ सडन टायर फटता है और हवा, टायर की जो अंदर की हवा है वो इतना तेजी से बाहर वायुमंडल में निकलती है कि वो जो है बाहर की ऊष्मा को अपने अंदर आने का मौका ही नहीं देती। और उस गैस को जो टायर से निकल रही है बेटा, वह गैस वायुमंडलीय गैस के अणुओं के बीच में अपने अणुओं को सेट करते हुए विसरित हो रही है ना, वायुमंडल में जाकर विलीन हो रही है। यानी वायुमंडल में वो आपके टायर वाली गैस जाकर उसके अणुओं के बीच में उसके अणु जो है सेट हो रहे हैं। तो इस तरह से जैसे इसको हम लोग विसरण कहेंगे बेटा, तो जैसे ही हमारी टायर वाली गैस वायुमंडल में मिक्स होती है, उसमें विसरित होती है, उसमें अपना स्थान बनाती है, तो वो वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध स्वयं कार्य करती है। टायर से निकली हुई गैस वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध स्वयं कार्य करती है और कार्य करने में अपनी ही आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग करती है। आप भी जो कार्य करेंगे अपनी ही ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। वैसे ही गैस को चूंकि न तो बाहर से ऊर्जा उसमें अंदर आ रही है, तो वो अपनी ही ऊष्मा ऊर्जा को प्रयोग करती है। और प्रत्येक गैस की बेटा ऊर्जा जो है उसके ताप पर निहित करती है। जिसका ताप ज़्यादा उसकी ऊर्जा ज़्यादा, जिसका ताप कम उसकी ऊर्जा कम। ऐसे ही द्रव में भी है, द्रव वही है, पानी वही है बेटा, लेकिन अगर उसका ताप ज़्यादा हो गया है, 80-90 हो गया, तो आप उंगली डालेंगे, पानी वही है, लेकिन उंगली डालते ही आप जल जाएंगे, क्योंकि उसकी ऊष्मा ऊर्जा अब ज़्यादा हो गई। और वही पानी जब आप 0 डिग्री का या 10-5 डिग्री सेंटीग्रेड का लेंगे, तो उसे आप पी नहीं पाएंगे और उंगली डालते ही आप निकाल लेंगे, कहेंगे अरे बहुत ठंडा, उंगली हमारी सुन्न हो गई, ऐसा बोलेंगे। पानी वही है, आपको पानी के कलर में कोई चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप उंगली डिप करोगे तो इस तरह से पानी को जैसे 80-90 डिग्री तक आपने गर्म किया बेटा, और उसका टेम्परेचर इतना बढ़ने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, और जैसे ही आप उंगली डिप करते हो वो पानी आपको जला देता है। तो जैसे ताप देने से आपके जल की ऊर्जा बढ़ रही है, वैसे ही गैसों की भी ऊर्जा बढ़ती है। यानी यूँ कहेंगे गैसों की ऊर्जा सीधे ताप पर निर्भर करती है। ताप ज़्यादा
ऊर्जा ज़्यादा, ताप कम ऊर्जा कम। तो चूंकि टायर से निकली हुई गैस बेटा वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध कार्य करके वायुमंडल में विलीन होती है, इसलिए वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध कार्य करने में वो अपनी आंतरिक ऊर्जा को ही खर्च करती है। और चूंकि आंतरिक ऊर्जा उसकी खर्च हो रही है और आंतरिक ऊर्जा सीधे ताप के समानुपाती होती है, तो जितने आंतरिक ऊर्जा वो खर्च करेगी उतने जो है टेम्परेचर उसका गिरता है। इस तरह से ट्रक और बस के टायर से जब दगता है बेटा तो निकली हुई वायु हमें ठंडी प्रतीत होती। क्यों? एडियाबैटिक प्रक्रम के कारण बाहर का ताप जो है ऑल ऑफ सडन ये फंक्शन होता है, ये प्रक्रिया होती है और बाहर वायुमंडलीय टेम्परेचर उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। और ऐसे ही प्रक्रम को कि जिसमें ऊष्मा न तो बेटा बाहर से अंदर आ सके और ना ही अंदर से बाहर जा सके, तो उस प्रक्रम को हम लोग एडियाबैटिक कहते हैं। अतः टायर का दगना एडियाबैटिक प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है ना। तो अगर आप नहीं पूरा बोल पाते हैं तो इतना जरूर कहेंगे कि किस प्रोसेस के कारण वायु टायर वाली हमें ठंडी होती है, तो कहेंगे एडियाबैटिक प्रक्रम के कारण, या टायर का दगना एडियाबैटिक प्रक्रम का उदाहरण। अब पूरी बात बताएंगे तो पूरी बात यही बताना है कि जब टायर फटता है बेटा तो ये प्रक्रिया ऑल ऑफ सडन होती है, जिससे वायुमंडल की ऊष्मा गैस के अंदर नहीं जा पाती है और ना ही गैस की ऊष्मा जो है बाहर वायुमंडल में जा पाती है। और गैस वायुमंडल में विसरित होने के लिए, विलीन होने के लिए अपनी ही आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग करती है, जिससे उसका टेम्परेचर गिर जाता है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा सीधे ताप के समानुपाती है। अब ऐसे ही हम लोगों का इंजन भी, तो इंजन जो आप 4 स्ट्रोक इंजन या कोई भी बेटा, तो इंजन क्या है? मेन है आपका सिलेंडर और पिस्टन। सिलेंडर में जो है हमारा पेट्रोल या डीजल आता है बेटा और उसी का दहन होता है ऊष्मा, और उस ऊष्मा ऊर्जा को हमारा इंजन जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इस तरह से इंजन को हम लोग परिभाषित करते हैं कि इंजन वह युक्ति है जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जैसे आपका डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन। तो ये भी जो है रुद्धोष्म प्रक्रम पर काम करते हैं। आप देखते होंगे कि आपका सिलेंडर और पिस्टन फुल्ली एयर टाइट है, और जब उसमें से आप ऊष्मा निकालते हैं यानी धुआं निकालते हैं बेटा, एग्जॉस्ट कराते हैं, तब जो है ऊष्मा ऊर्जा धुएं के साथ साइलेंसर के माध्यम से बाहर निकलती है। बकिया ये सारा प्रक्रिया जो है एक पैक्ड सिलेंडर और पिस्टन के अंदर होती है, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन, आंतरिक दहन इंजन। शार्ट में आईसी इंजन बोलते हैं। आईसी इंजन का मतलब इंटरनल कंबस्शन, जिसमें फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, उसे हम लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। और जैसे कि हमारा पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन है, इनकी मैक्सिमम इफिशियंसी 40%। और पहले जो जेम्स वाट वाला इंजन, भाप इंजन, स्टीम इंजन जो चलता था बेटा, आज भी वो चल रहा है। बॉयलर वगैरह में कोयले की झोंकाई हम लोग जो है करते हैं, तो ऊष्मा बाहर जलाते हैं और फिर उससे जो है पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं, तो वो बाह्य दहन इंजन है। वहाँ पर फ्यूल का जो दहन होता है वो बाहर भट्ठी में कराया जाता है, कोयला बाहर भट्ठी में जलाते हैं। तो ऐसे इंजन को एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कहते हैं, और इनकी दक्षता 18 से 22% के बीच है। तो पहले जो गदर फिल्म है, शोले है, उसमें आप देखते हैं ना, हीरो जो है कोयला झोंक रहा है, तो वो जो इंजन है वो भाप इंजन है, स्टीम इंजन है। उसमें कोयला जो है भट्ठी में झोंका जाता है, केवल उसकी गर्मी से अब पानी को जो है स्टीम में बदला जाता है। तो
मैक्सिमम जो कोयले की उष्मा ऊर्जा उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है, मात्र जो है 18 से 22% ही उपयोग हो पाता है और सारी उष्मा बेकार जाती है। और जो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन है बेटा, हाँ, इसकी भी 40% 60% उष्मा ऊर्जा साइलेंसर के माध्यम से लगातार बाहर निकलती रहती है। माने हमारा इंजन उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता तो है, लेकिन लेता है 100%, देता है केवल 40%। पूरे 100% उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हमारा आईसी, इसीलिए आईसी इंजन बनाया गया कि अब जो है बाहर डीजल और पेट्रोल का दहन न करा के एकदम अंदर पैक्ड कराया जाए, ताकि उष्मा ऊर्जा वगैरह जल्दी बाहर न निकलने पावे। तो हमारा जो है दक्षता बढ़ जाएगी, तो बड़ी दक्षता, लेकिन 40%, उससे ज़्यादा नहीं। 60% धुएं के रास्ते से बाहर निकल रही है उष्मा ऊर्जा ना। कुछ दिन में साइलेंसर में बेलनाकार जो है कुकर लगा के उसमें दाल चावल पैक्ड कर दिया जाए, नमक तेल डाल के, जो भी है मसाला, तो मालूम हुआ यहाँ से आप बाराबंकी पहुँचे नहीं कि आपकी खिचड़ी तैयार। वहाँ निकालिए, खाइए आराम से, फिर आगे जाइए। इतना धुआं आप देखिए ना, साइलेंसर पर अगर पैर टच कर गया, हल्का सा छुआ गया, तुरंत छाले पड़ गए, इतनी हीट होती है। तो 60% उष्मा ऊर्जा बेकार जा रही है। तो हमारा जो बेटा ये इंजन की बात कर रहे हैं, तो इंजन में क्या होता है, इंजन में हमारा जो है एक सिलेंडर होता है और एक पिस्टन होता है। देख लीजिए, तो ये इंजन हो गया। यहाँ पर हम लोग जो है इसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के लिए बेटा क्रैंक पिन लेते हैं और ऐसे जो है हम लोग क्रैंक शाफ्ट बना देते हैं। ये हो गया आपका कौन सा शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, ऐसे। और ये जो है यहाँ बैरिंग लगी रहेगी, यहाँ भी बैरिंग लगी रहेगी, इधर दोनों साइड में बैरिंग लगी रहेगी। यहीं बड़े वाले फ्लाई व्हील लगे रहते हैं बेटा, जिन्हें हम लोग फ्लाई व्हील कहते हैं या गतिपाल पहिया कहते हैं। और यहीं आप लोग हैंडल से स्टार्ट करते हैं, यहीं हैंडल लगाकर इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है बेटा आपका सिलेंडर है, ये क्या, हाँ, यही सिलेंडर है। और ये वाला जो है पिस्टन है, ये जो है कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड है। और ये वाला जो है बेटा ये क्रैंक पिन है, इसको हम लोग कहते हैं क्रैंक शाफ्ट। क्या कहते हैं, हाँ, क्रैंक शाफ्ट है बेटा। और ये वाली जो है फ्लाई व्हील, दिख रहा भाई, फ्लाई व्हील लिख लेंगे बेटा, WHEEL, तो फ्लाई व्हील है। अब ये जुड़ी हुई है, तो जितना इसे बेटा कंबस्शन चैम्बर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हाँ, कंबस्शन चैम्बर। तो ये कंबस्शन यानी दहन कक्ष है, यही जो है फ्यूल का दहन होता है, यही दहन कक्ष है या कंबस्शन चैम्बर। तो जब हम लोग जो है ये मैक्सिमम जितना ऊंचाई तक पिस्टन जाएगा बेटा, इसे TDC कहें। क्या कहें, TDC यानी टॉप डेड सेंटर। और जितना बेटा नीचे तक आएगा, मान लीजिए इतना नीचे तक आ रहा है, तो इसे कहेंगे BDC यानी बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर यानी ऊपरी निष्क्रिय स्थिति हो गई बेटा, या बिंदु हो गया, सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। और इसे बॉटम यानी निचला, डेड माने निष्क्रिय, डेड माने निष्क्रिय, जैसे हम लोगों की शरीर डेड हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। तो इसीलिए अब इससे ऊपर नहीं जाए, क्योंकि ये जो है धुरा जो है यहाँ पर बेटा बैरिंग पर फिट है। और जब आप हैंडल लगा के घुमाएंगे तो क्या होगा, ये जो है इस केंद्र बिंदु के ऐसे ऐसे घूमने लगे। जैसे आपकी सिलाई मशीन में हैंडल बेटा ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो सुई ऐसे ऐसे चलती है, यानी आपका रोटरी मोशन, इसको कहेंगे रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। पक्का। वैसे अब यहाँ पर भी
जब आप इसको हैंडल लगाकर बेटा ये और स्टार्ट कराते हैं, गोलाई में घुमाते हैं, तो ये जो है पोर्शन हमारा क्रैंक शाफ्ट जो है इस बैरिंग पर बेटा ऐसे ऐसे गोलाई में नाचने लगता है, तो ये पिस्टन ऊपर नीचे ऊपर नीचे सिलाई मशीन की सुई की तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलने लगे। जब ये घूम कर बेटा इस पोजीशन में आएगा तो ये सरक कर BDC पर आ जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे नीचे आ गया, अब यहाँ से ऐसे घूमते हुए पुनः इस पोजीशन में आएगा तो ये धीरे धीरे पहुँच जाएगा ऊपर टॉप डेड सेंटर। और इसी को ये इतना नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे चल रहा है, इसी लंबाई को स्ट्रोक लंबाई कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हाँ, स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। यानी ये जो है स्ट्रोक है बेटा, ये माने घात है, इसी को हिंदी में घात कहते हैं। यानी पिस्टन जितना TDC से BDC पर चला बेटा या BDC से TDC पर, इसी को स्ट्रोक कहते हैं। और इस लंबाई को स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। स्ट्रोक लेंथ की लंबाई जो है क्रैंक त्रिज्या की 2 गुनी, ये इतना हो, इतना, ये उधर वाली त्रिज्या बेटा ये है R, और नीचे भी इतने जाएगा घूमकर, ये है R। तो कितना हो गया? स्ट्रोक की लंबाई जो L है वह L बराबर क्या हो गया? 2R। L क्या? स्ट्रोक की लंबाई, और ये क्या? R क्या? क्रैंक की त्रिज्या। कुछ लोग हंस रहे हैं बहुत, क्यों भाई? जितेंद्र जी, तो अब क्या है बेटा कि ये अगर 4 स्ट्रोक है इंजन, 4 स्ट्रोक, क्या स्ट्रोक? पहले बजाज की कावासाकी आई, उस पर लिखा गया 4S, तो यानी 4 स्ट्रोक बेटा, और चाहे 2 स्ट्रोक डीजल इंजन भी हो सकता है और पेट्रोल इंजन। 2 स्ट्रोक का मतलब जिसका जो है बेटा सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट की प्रक्रिया केवल 2 स्ट्रोक में पूरी होती है, उस इंजनों को हम लोग 2 स्ट्रोक कहेंगे। लेकिन ये चारों क्रिया पूरी होगी 4 स्ट्रोक में। कौन कौन? पहला बेटा सक्शन होगा, सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, दूसरा बेटा कंप्रेशन, तीसरा पावर, और चौथा एग्जॉस्ट। ये चारों क्रियाएं हर इंजन में होती। सक्शन का मतलब चूषण, इसे कहेंगे चूषण घात। कंप्रेशन का मतलब संपीड़न, संपीड़न घात, स्ट्रोक कहेंगे। पावर का मतलब शक्ति, और धुआं निकालने के लिए आप लोग एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं किचन। एग्जॉस्ट का मतलब हो गया धुआं को बाहर निकालना, ठीक है ना? यही जब धुआं बाहर निकल जाएगा तो यहीं फिर से शुरू हो जाएगा, फिर से सक्शन हो जाएगा, फिर से कंप्रेशन होगा, फिर से पावर होगा, फिर से एग्जॉस्ट होगा। इसी को साइकिल या चक्र कहते हैं। इसी को इंजन का साइकिल अथवा चक्र कहते हैं। यानी चक्र या साइकिल में आपसे पूछा जाएगा कि कितनी क्रियाएं होती हैं, तो आप कहेंगे इतनी क्रियाएं होती हैं, और इन्हीं के आधार पर 4 स्ट्रोक बन गया। पहले स्ट्रोक का नाम है सक्शन स्ट्रोक, फिर कंप्रेशन, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट। और इस तरह से एक चक्र जब इंजन आपका पूरा करेगा, एक साइकिल पूरा करेगा, तो ये चारों क्रियाएं संपादित होंगी। और यही क्रियाएं बार बार जो धुआं निकालने के बाद, एग्जॉस्ट कराने के बाद, फिर सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट शुरू हो जाएगा। यही क्रिया अनवरत चलती रहती है और हमारा इंजन जो है लगातार चलता रहता है। तो सक्शन का मतलब चूषण। जैसे आप सिरिंज में दवा लोड करते हैं बेटा, तो अंदर की हवा आप जैसे ही पिस्टन को खींचते हैं, पिस्टन क्या करता है? उसके अंदर, सिरिंज के अंदर भरी हुई हवा को खींचता है, जिससे अंदर निर्वात क्रिएट होता है, और आपकी सुई में या जो भी बेटा आपकी दवा है वो नीडल या सुई के माध्यम से आपके जो है सिरिंज में भरने लगे। ऐसे पिचकारी में हम लोग रंग भरते हैं, तो जैसे खींचा बेटा सक्शन हुआ,
हवा अंदर की बाहर आ गई, निकल गई, वहाँ अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और उसका स्थान लेने के लिए हमारा पानी है, रंग है, दवा है, भर जाता है। तो उसी को हम लोग सक्शन कहेंगे। हम लोग सक्शन मुंह से भी करते हैं, चाय और दूध जैसे ऐसे करते हैं तब अंदर जाता है, केवल मुंह ओंठ लगाए रहिए तो नहीं पी पाएंगे। तो यही है सक्शन, ऐसे करना। तो ऐसे ही जब पिस्टन को बेटा टीडीसी से बीडीसी की ओर ले आएंगे, टीडीसी से बीडीसी की ओर ले आएंगे तो सक्शन हो जाएगा। अब इधर जितनी भी हवा भरी हुई है इनको काटते हुए जो है, इन हवा को काटते हुए एकदम जो है यहाँ बीडीसी पर पहुँचेगा तो अंदर निर्वात हो जाएगा, और निर्वात हो जाएगा तो इधर से बेटा आपका एक जो है इनलेट वाल्व यहाँ लगा रहेगा, ये खुल जाएगा और इस रास्ते से इसमें हवा व पेट्रोल का मिश्रण भरने लगे। वो कार्बोरेटर दे। हवा व पेट्रोल का मिश्रण कौन बनाता है? कार्बोरेटर बनाता है। तो वो कार्बोरेटर के माध्यम से हवा व पेट्रोल का मिश्रण, इसे इनलेट वाल्व कहेंगे, ये खुल जाएगा और इस रास्ते से तो जैसे जैसे पिस्टन बेटा काटते हुए, जैसे आपके पिचकारी में रंग भर रहा है, दवा भर रही है, वैसे ही सक्शन होगा, अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, उसका स्थान लेने के लिए हवा व पेट्रोल का मिश्रण जो है बेटा इस इनलेट वाल्व से घुस जाएगा और इसमें आके भरने लगेगा और ये आपका पिस्टन धीरे धीरे इस पोजीशन में आ जाएगा और इस पूरे में अब जो है हवा व पेट्रोल का मिश्रण इतने में भर जाएगा। ये हो गया सक्शन। यानी सक्शन में पिस्टन कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो आप कहेंगे सक्शन में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पर आएगा, बीडीसी पर आ जाएगा। ये हो गया सक्शन। अब फिर ये तो समझाया जा रहा है बेटा, ये सरसर जब आपका क्रैंक शाफ्ट घूमता है ना तो ये खटखट खटखट जैसे सुई आपकी देखते होंगे, कम से कम 2 सेंटीमीटर ऊपर आती है और फिर 2 सेंटीमीटर अंदर जाती है। कुल 4 सेंटीमीटर की कम से कम मिनिमम वो यात्रा तय करती है। लेकिन थोड़ा सा खाली स्पीड बढ़ा दीजिए, पता ही नहीं लगता है कि कब सुई ऊपर आ रही है कब नीचे जा रही है। सिलाई मशीन की सुई हो, हाँ। तो बेटा वैसे ही ये सरसर आपका डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन जब नाचता है, आप लोग खुद देखते होंगे, तो क्या है कि वो इतना तेज जो है टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी होता है कि वो जो है रुकना नहीं है, वो प्रक्रिया बहुत तेज चलती है। लेकिन समझने के लिए तो ये बीडीसी पर आ जाएगा और फिर जितना बेटा इसमें हवा व पेट्रोल का ये मिश्रण हमने बूंदीदार दिखाया है, इसको सबको अब बीडीसी से काटते हुए ऊपर की ओर ले जाएगा और इतने दूर में दबा देगा तो वो हो जाएगा कंप्रेशन यानी संपीड़न का। तो संपीड़न में कहाँ से कहाँ चलेगा? तो आप कहेंगे बीडीसी से टीडीसी की ओर पिस्टन चलेगा और पूरा इतने दूर में जो हवा और पेट्रोल का मिश्रण भरा हुआ है, हवा व पेट्रोल का मिश्रण बेटा, हवा 16 भाग तो पेट्रोल 1 भाग, 16 अनुपात 1, हवा 16 भाग तो पेट्रोल 16-15 ऐसे रखते हैं। 15 से कम करेंगे तो रिच मिक्सचर होने लगेगा। माने हवा अगर 14 भाग की है और पेट्रोल 1 भाग है तो आपका गाढ़ा मिश्रण बनने लगेगा। 12 कर दिए तो और गाढ़ा मिश्रण बनेगा, तो उसे रिच कहेंगे। और जब उससे ज़्यादा कर देंगे बेटा तो आपका लीन हो जाएगा, थीन हो जाएगा, पतला मिश्रण हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये काम बनाने का कार्बोरेटर का है। कार्बोरेटर ही पेट्रोल इंजन में लगता है, डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता। तो डीजल इंजन में कार्बोरेटर भी नहीं होता और स्पार्क प्लग भी नहीं होता। ये दोनों चीज़ें, कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग, यहाँ लगा रहता है। स्पार्क प्लग यही स्पार्किंग करेगा और आपका जो है जल जाएगा। स्पार्क प्लग जैसे आप लाइटर बेटा जलाते हैं तो एक चिंगारी निकलती है और हम लोगों की कुकिंग गैस या एलपीजी वाली गैस जो है जलने लगती है। वैसे ही हवा व पेट्रोल का मिश्रण इसमें दबा दिया और दबाने पर ताप बढ़ गया। दबाने पर ताप जो है 400 डिग्री 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। अभी आपको समझा रहे थे ना कि सीमेंट की 2 बोरी रख दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाता है।
दबा दे, माने सीमेंट की बोरी हमें दबा रही है, उसके प्रेशर से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। वैसे हर वस्तु का, गैस को भी आप प्रेशर देंगे, दबाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब जितना इतने दूर को यहाँ तक ले आकर सीमेंट दिया आपने, तो यहाँ पर जो है प्रेशर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। और जैसे ये स्पार्क प्लग स्पार्किंग करेगा, उसी समय टाइम फिट स्पार्क करेगा और फ्यूल आपका जल जाएगा। जैसे ही जलेगा तो गैसें एक्सपेंड करती हैं, फैलती हैं। तो ये जब इतने दूर में धमाके के साथ, विस्फोट के साथ जलेगा, जैसे धमाका के साथ ये जलेगा और गैसें जो है प्रेशर मारेंगे, तो इस पर यही नीचे की ओर अब दाब डालेंगे, गैसें एक्सपेंड करेंगे। क्योंकि आपने एकदम रास्ता बंद कर रखा है, कहीं निकलने की जगह नहीं, एयर टाइट है, तो प्रेशर मारेंगे और पिस्टन को धक्का मारेंगे कि पीछे की ओर भागो, तो वही मिल जाएगी आपको पावर। अब पावर मिल गई, और फिर पिस्टन आ जाएगा, पावर स्ट्रोक में आ जाएगा TDC से BDC, और फिर तब यहाँ का एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा और इस रास्ते से धुआं बाहर निकलेगा। ये प्रोसेस चारों होता रहेगा। पक्का हो गया? तो इसी प्रोसेस को हम लोग ऐसे समझते हैं, ये जो है डीजल इंजन जो है बहुत पूछता है, डीजल इंजन बेटा डीजल साइकिल पर काम करता है। किस पर काम करता है? हाँ, डीजल साइकिल पर काम करता है। और पेट्रोल इंजन बहुत पूछता है, पेट्रोल इंजन जो है, पेट्रोल इंजन मोटरसाइकिल पर काम करता है। किस पर? मोटरसाइकिल पर। ये बातें बहुत पूछता है। तो डीजल इंजन डीजल साइकिल पर, पेट्रोल इंजन मोटरसाइकिल पर काम। ठीक है ना? तो अब अगर आप डीजल की अगर देखते हैं बेटा, तो उसमें हम लोग PV खींचेंगे, ऐसे ग्राफ PV। चलिए P और V बेटा, ये ऐसे, यहाँ 0 है। तो ये ग्राफ जो है बेटा, डीजल साइकिल में क्या होता है, फ्यूल का दहन स्थिर दाब पर होता है। फ्यूल का दहन, हाँ, डीजल साइकिल। और ऑटो साइकिल में पेट्रोल का दहन स्थिर आयतन पर। किस पर होता है? हाँ, तो अगर बेटा ये हम लोग जो है डीजल साइकिल अगर बना रहे हैं, डीजल साइकिल बना रहे हैं बेटा, तो ये देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए बेटा। अगर आप जो है पिस्टन को सक्शन करा रहे हैं, पहला चूषण करा रहे हैं, तो क्या होगा कि पिस्टन TDC से BDC की ओर बढ़ेगा ना। तो क्या होगा, हवा व पेट्रोल का मिश्रण उसमें भरने लगेगा, यानी आपका सिलेंडर का आयतन बढ़ने लगेगा। बोलिए ना, ऐसे समझ लीजिए, ये बेटा सिलेंडर है ऐसे, और ये आपका पिस्टन है। अब इसे आप पीछे की ओर खींच रहे हैं, ऐसे पीछे की ओर ले जा रहे हैं, ये TDC है और यहाँ BDC है, आप BDC की ओर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, सिलेंडर का आयतन बढ़ेगा, सिलेंडर का आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर घटेगा। और जब BDC से TDC की ओर ले आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और आयतन, हाँ, सिलेंडर का आयतन घटेगा। तो दो ही चीज़ें, एक तो बेटा प्रेशर है और एक जो है सिलेंडर का आयतन। यही दो बातें आपको देखना है कि भाई बाहर खींचेंगे तो प्रेशर घटेगा और आयतन बढ़ जाएगा। पिस्टन को अंदर की ओर ले आएंगे TDC की ओर, तो आयतन घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए हम लोग प्रेशर और आयतन में जो ग्राफ खींचते हैं, इसी को कहते हैं PV डायग्राम। क्या कहते हैं? हाँ, इसी को PV आरेख कहते हैं।
तो डीजल साइकिल में फ्यूल का दहन जो है स्थिर दाब पर होता है, स्थिर प्रेशर पर होता है। तो ये ऐसे, ये ग्राफ आपका ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ये ऐसे, ये है डीजल साइकिल। बोलिए भाई, ये क्या है? ये है डीजल साइकिल। ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर, ये है 4 नंबर, ये है 5 नंबर, ऐसे। ये डीजल साइकिल है। इसमें फ्यूल का दहन, यहीं पर फ्यूल का दहन हो रहा है। ये देखिए, जब तक दहन हो रहा है तब तक प्रेशर क्या कांस्टेंट। यहाँ प्रेशर अगर मान लीजिए बेटा 50 है, तो ये 50 से चल रहा है, 50 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, 51-52 नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि डीजल साइकिल में क्या होता है, तो फ्यूल का दहन स्थिर दाब पर। ये स्थिर दाब बता रहा है। 3 और 4 क्या बता रहा है? हाँ, 3 और 4 बता रहा फ्यूल का दहन स्थिर दाब पर। सक्शन बता रहा 1 और 2 क्या बता रहा? ये स्थिति 1 है और यहाँ आ गया 2 पर, तो ऐसे पिस्टन यहाँ 2 पर चला गया, तो ये क्या बता रहा? सक्शन को बता रहा। तो ये वाला जो हो गया बेटा, वो कौन सा हो गया? सक्शन हो गया। समझ में आ रहा? नंबर 1 यहाँ से आप पीछे की ओर खींच रहे हैं, तो सीधा पिस्टन पीछे हट रहा है, तो आपका आयतन बढ़ रहा। आयतन क्या हो रहा? बढ़ रहा। यहाँ मान लीजिए कि आयतन 1 है या 5 है, तो यहाँ 10 है, तो यहाँ 15 हो गया, यहाँ 20 घन सेंटीमीटर, यहाँ 25 घन सेंटीमीटर, यहाँ 30 घन सेंटीमीटर, तो आयतन बढ़ गया, सिलेंडर का आयतन बढ़ गया। और अभी वायुमंडलीय ही प्रेशर। अब क्या करेंगे? अब बेटा जैसे जैसे आप कंप्रेशन करेंगे, तो सर क्या करेंगे? ये सक्शन को दिखा दिया गया 1 और 2 लाइन्स। अब सक्शन हो गया, पिस्टन यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद पिस्टन फिर आगे की ओर चलेगा, कंप्रेशन स्टार्ट कर देगा। तो जो इसमें हवा व पेट्रोल का मिश्रण भरा है बेटा, अब उसे दबाना शुरू करेगा। तो देखिए धीरे धीरे दबा रहा है। 2 नंबर से दबाएगा तो क्या होगा? दबाएगा तो बताइए क्या होगा? कंप्रेशन के दौरान प्रेशर बढ़ेगा, आयतन घटेगा। तो अब यही देखिए आयतन घट रहा। ये 30 से आ गया, यहाँ 25 पर, यहाँ 20 पर, यहाँ 15 पर, ऐसे बेटा। और फिर आयतन जो है कम हो गया, जितना आना था यहाँ पर 5 पर मान लीजिए लगभग आ गया, और प्रेशर बढ़ के इतना राइज हो गया। तो ये जो लाइन है, यही एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये कौन सा कंप्रेशन है? यही एडियाबैटिक, यही एडियाबैटिक कंप्रेशन। यानी इसी को कहेंगे बेटा रुद्धोष्म संपीड़न। संपीड़न यानी दबाव, यही है रुद्धोष्म संपीड़न। उष्मा बाहर नहीं जा रही, ना ही बाहर की उष्मा इस सिलेंडर के अंदर आ रही है। तो ये कैसा संपीड़न हो रहा है? रुद्धोष्म संपीड़न, एडियाबैटिक संपीड़न का। तो ये अब संपीड़न के दौरान धीरे धीरे जैसे जैसे पिस्टन आगे बढ़ता जाएगा बेटा, वैसे वैसे जो है अंदर का प्रेशर देखिए बढ़ता जा रहा है। ये प्रेशर चढ़ रहा है। यहाँ प्रेशर मान लीजिए 1 वायुमंडलीय दाब है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, या 40 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, ऐसे बेटा। यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 60 हो गया। तो ऐसे प्रेशर जो है बढ़ गया, और फिर स्थिर प्रेशर पर जो है फ्यूल का दहन हो जाएगा। तब तक यहाँ स्पार्क प्लग, या अब अगर डीजल इंजन ले रहे हैं तो उसमें स्पार्क प्लग होगा ही नहीं। तो इतना संपीड़न कर देते हैं बेटा, करीब 100-150 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, अरे वो प्रेशर हो जाता है 50-60 के रेंज में kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिससे जो है इसमें जो हम लोग हवा भरे हैं बेटा, डीजल इंजन में सक्शन के दौरान सिर्फ हवा आती है, और पेट्रोल
इंजन में सक्शन के दौरान हवा व पेट्रोल दोनों का मिश्रण आता है। समझ लीजिए, डीजल इंजन में पेट्रोल और हवा के मिश्रण की तरह से बेटा पेट्रोल, अरे वो डीजल और हवा का मिश्रण नहीं आएगा। सक्शन के दौरान सिर्फ हवा आती है और हवा को इतना दबा देते हैं 50 से 60 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 के रेंज में दबा देते हैं कि हवा का ताप 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और उसी समय आप सुने होंगे कि भाई डीजल इंजन में फ्यूल पंप लगता है, इंजेक्टर लगता है, फ्यूल पंप लगता है। तो इंजेक्टर और फ्यूल पंप के माध्यम से फ्यूल जो है बेटा फुहारे के रूप में आगे नाजल लगा देते हैं, बारीक बारीक छिद्र कर देते हैं, जिससे तेल जो है हाई प्रेशर से और स्प्रे के रूप में निकलता है, जैसे आप सेंट स्प्रे करते हैं। हाँ भाई, लकड़ी का बोटा बढ़िया नहीं जलेगा, लेकिन अगर उसको फर्री कर दें, कुल्हाड़ी से बेटा फाड़ दें और फिर उसी बोटे को फर्री के रूप में जलाओ तो बहुत बढ़िया दान होता है। ठीक है ना भैया? तो वैसे ही तेल की बूंद उतना बढ़िया नहीं जलती है, बल्कि तेल को फुहारे के रूप में डालते हैं स्प्रे और हाई प्रेशर से, क्योंकि अब जो है इसके अंदर का प्रेशर यहाँ संपीड़ित कर दिया बेटा। मान लीजिए 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है, तो आपका तेल की एंट्री तब होगी जब उसका दाब जो है 100 से भी ज़्यादा होगा। भाई आपके साइकिल में अगर प्रेशर हो गया है, कुछ हवा चली गई, मान लीजिए कि उसका प्रेशर 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया या 2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो अब पंप को आप 2 केजी से ज़्यादा से दबाएंगे तब पंप वाली हवा उसके अंदर जा पाएगी। तो वैसे ही आपका जो है अगर अंदर का प्रेशर बेटा वायु का अगर 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब में पहुंच गया है, तो अब आपका जो है जो पंप है वह डीजल तेल को बेटा 100 से अधिक 150 200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से डालेगा, तब वो तेल फुहारे के रूप में इस संपीड़ित वायु में एंट्री लेगा और एंट्री लेगा और साथ ही मिक्स हो जाएगा। जब तगड़ा प्रेशर से आप फेंकेंगे बेटा, तो उस संपीड़ित वायु के अणुओं के बीच में तेल जो है बेटा आपका डीजल तेल फुहारे के रूप में, कणों के रूप में उसमें एकदम मिक्स हो जाएगा। इस तरह से डीजल तेल में बेटा मिश्रण जो बनता है वो जो है सिलेंडर के अंदर बनता है। ऑक्सीजन स्वयं जलती नहीं है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के कोई ईंधन जलता नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन डालना जरूरी है। और ऑक्सीजन का संपीड़न कर देते हैं, तो संपीड़न करने से फ़ायदा क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन स्वयं जलती नहीं, तो चाहे जितना संपीड़ित कर, तो इसलिए कंप्रेशन रेशियो जो है डीजल इंजन का ज़्यादा है, 22:1, और पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो बहुत कम, मैक्सिमम जो है बेटा 6 से 10 है, मैक्सिमम हम लोग 12 तक ले जाते हैं। तो 10 से 12:1 है, इतना दबा पाते हैं, क्योंकि पेट्रोल हाई ज्वलनशील है, ज़्यादा दबा देंगे बीच रास्ते में ही जल जाएगा, फिर स्पार्क प्लग के स्पार्किंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंजन का जो सिलेंडर हो बीच रास्ते से ही टीडीसी पर पहुंचा नहीं, उससे पहले में फ्यूल आपका पेट्रोल जल गया, तो बीच रास्ते से ही वापस आएगा, तो आपका इंजन खड़खड़ खड़खड़ खटखट खटखट करने लगेगा और सीज हो जाएगा। भैया तो हैंडल मत लगाइए। तो यही बेटा अंदर की उष्मा न तो बाहर जाएगी सिलेंडर के, ना ही बाहर की उष्मा सिलेंडर के अंदर आ पाती है, इसलिए इसे ही कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन या रुद्धोष्म संपीड़न। फिर फ्यूल का दहन 3 से 4 बता रहा है, फ्यूल का दहन स्थिर प्रेशर पर हो रहा है। और फिर बेटा अब जब पावर मिल जाएगी, दहन के बाद पावर मिल गई, तो पावर के बाद क्या होगा कि अब जो है पिस्टन नीचे की ओर भागने लगेगा, टीडीसी से बीडीसी की ओर आने लगेगा। तो ये जो है बेटा ऐसे अब चलेगा, ये ऐसे चल रहा है, 4 से 5 की ओर हमारा पिस्टन चलने लगा, यानी 2 नंबर के सीध में ऐसे पीछे भाग रहा, धीरे धीरे 5 और 2 एक ही सीध में है, तो यहाँ पहुँचने लगा।
जब यहाँ पहुँचता है तो इसी को कहेंगे रुद्धोष्म प्रसार। क्या कहेंगे? हाँ, इसको कहेंगे रुद्धोष्म प्रसार हो रहा, यानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा। चलिए एडियाबैटिक लिख लेते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन। चलिए, तो यही जो है आपके सिलेंडर में भी बेटा, मैंने कहा कि इंजनों के सिलेंडर में भी रुद्धोष्म संपीड़न और रुद्धोष्म प्रसार हो। और इसके बाद जैसे ही जो है बेटा ये यहाँ पर पहुँचेगा, माने BDC पर अथवा बेटा नंबर 2 के सीट में पहुँचेगा, तैसे इधर का एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा और सारा धुआं भक्त से बाहर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? अंदर का प्रेशर, जब धुआं सब बाहर निकल गया तो कितना हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो यहीं पर जो है 5 नंबर पर आपका एग्जॉस्ट वाल्व, इधर वाला एग्जॉस्ट वाल्व खुल रहा है भैया। ये एग्जॉस्ट वाल्व ये खुल गया, तो ये 5 नंबर पर एग्जॉस्ट वाल्व खुला बेटा, और धड़ाक से जो है प्रेशर गिर गया। प्रेशर कितना आ गया? 2 नंबर पर आ गया, यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। प्रेशर गिर जाएगा और सारा धुआं बाहर निकल जाएगा। तो इसी को कहते हैं डीजल साइकिल। और पेट्रोल साइकिल, अगर इसको हम लोग पेट्रोल साइकिल बनाएंगे बेटा, तो पेट्रोल साइकिल में फ्यूल का दहन जो है, हाँ, अब यहाँ से बेटा यहाँ तक गए, ऐसे मान लीजिए गए बेटा, ऐसे आया, ऐसे आया, और फिर यहाँ से जो है सीधा जो है ऐसे प्रेशर बढ़ेगा। क्या होता है? सीधा ऐसे प्रेशर बढ़ेगा और फिर यहाँ से जो है आपका ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे। ये हो गया आपकी कौन सी साइकिल? हाँ, ये हो गई ऑटो साइकिल। अब ऑटो साइकिल में फ्यूल का दहन देखिए, ये हो रहा है, फ्यूल का दहन इस रेंज में हो रहा है, और ये किस पर हो रहा है? स्थिर आयतन। फ्यूल का दहन, हाँ, स्थिर आयतन। ये अब इसमें भी ये जो कंप्रेशन होगा ये एडियाबैटिक होगा, और ये जो प्रसार होगा वो एडियाबैटिक प्रसार होगा। यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। तो यही बात आपकी ऐसे चल रही थी बेटा। तो हम समझते हैं, होप करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा इंजन का प्रोसेस भी समझ में आया होगा। और एडियाबैटिक प्रसार के एक उदाहरण आपका जो है बेटा इंजन है, ऊष्मा इंजन है, और टायर से निकली हुई वायु जो है ठंडी प्रतीत होती है। ये भी जो है रुद्धोष्म प्रकरण का एक एग्जाम्पल है। तो चलिए टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।